क्या आप जानते हैं कि भारत की नागरिकता असल में किसे मिलती है और किसे नहीं? इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के भाग 2 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन बाय अमित में। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और अगर आपको संविधान और पॉलिटी पर ऐसी ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नागरिकता आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी व्यक्ति की उस देश की एक तरह से ऑफिशियल मेंबरशिप है। यही वो चीज़ है जो किसी देश के नागरिक को, जिसे वोट देने का अधिकार है और जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकता है, एक विदेशी पर्यटक या कर्मचारी से अलग करती है। आज का हमारा सफ़र इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे संविधान के नज़रिए से, फिर देखेंगे कि आज़ादी के ठीक बाद पहले नागरिक कौन बने। हम विभाजन के उस मुश्किल दौर के प्रावधानों को समझेंगे, नागरिकता के मूल सिद्धांतों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज नागरिकता पर कानून बनाने की सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। संविधान का भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल है, हमारी नागरिकता की पूरी कहानी कहता है। और ये आप समझिए सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की नींव का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। हमारा संविधान हमें नागरिकता पर कोई हमेशा के लिए बना बनाया कानून नहीं देता। ये तो बस उस एक खास दिन यानी 26 जनवरी 1950 का एक स्नैपशॉट लेता है और हमें बताता है कि उस ऐतिहासिक दिन पर भारत का नागरिक कौन कौन था। तो फिर सवाल उठता है कि उस पहले स्नैपशॉट में कौन कौन शामिल था। इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 5 में। ये वो फाउंडेशनल आर्टिकल है जो हमारे देश के सबसे पहले नागरिकों को परिभाषित करता है। अच्छा, ये अनुच्छेद उन लोगों से शुरू होता है जिनका भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल था। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वो भारत को ही अपना स्थायी घर मानते थे और उनका इरादा कहीं और जाकर बसने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन सिर्फ ये इरादा ही काफी नहीं था। डोमिसाइल के साथ साथ इन 3 शर्तों में से कम एक को पूरा करना बहुत जरूरी था। पहली शर्त, व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी शर्त, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और अगर ये दोनों भी लागू नहीं होती तो तीसरी शर्त, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में एक सामान्य निवासी के तौर पर रह रहा हो। अब हम संविधान के उन हिस्सों पर आते हैं जो सीधे सीधे भारत के विभाजन के घावों और उससे पैदा हुई उथल-पुथल से जुड़े हुए हैं। ये है अनुच्छेद 6, 7 और 8 जो उस मुश्किल दौर की कहानी कहते हैं। अनुच्छेद 6 खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो विभाजन के बाद पाकिस्तान के इलाके से भारत आ गए थे। इसने उन्हें भारतीय नागरिकता हासिल करने का एक रास्ता दिया। यहाँ 19 जुलाई 1948 की तारीख एक तरह से लकीर खींच देती है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई जा सके। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ चुके थे, उन्हें अपने आप ही नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो लोग इस तारीख को या उसके बाद आए, उन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्हें नागरिकता के लिए बाकायदा पंजीकरण कराना होता था और आवेदन देने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना भी जरूरी था। अनुच्छेद 6 और 7 को आप एक ही सिक्के के 2 पहलू समझ सकते हैं। जहां अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। नियम बिल्कुल साफ था, अगर कोई गया तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म। हाँ, इसमें एक अपवाद जरूर था। अगर कोई व्यक्ति सरकार से परमिट लेकर वापस भारत लौट आता है तो उसकी नागरिकता पर फिर से विचार किया जा सकता था। चलिए अब अनुच्छेद 8 को देखते हैं। ये उन भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो उस समय भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहे थे। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रवि कनाडा में पैदा हुआ, लेकिन उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। तो अनुच्छेद 8 के तहत रवि अपनी भारतीय जड़ों के आधार पर कनाडा में भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा के भारतीय नागरिक बन सकता है। यह दिखाता है कि भारत अपने मूल के लोगों से जुड़ाव को कितना महत्व देता है। विभाजन के दौर से निकलकर अब हम नागरिकता के उन 2 स्थायी सिद्धांतों पर आते हैं जो आज भी उतने ही अहम हैं, और ये हमें मिलते हैं अनुच्छेद 9 और 10 में। इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है
क्या कोई व्यक्ति एक ही साथ भारत और किसी दूसरे देश दोनों का नागरिक हो सकता है? और इसका जवाब अनुच्छेद 9 में बिल्कुल साफ और सख्त है, नहीं। ये अनुच्छेद एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को स्थापित करता है। अगर कोई भी भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता अपना लेता है, तो ठीक उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। मतलब एक समय में एक ही नाव पर सवार हो सकते हैं। इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 10, जो एक तरह का भरोसा देता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो नागरिक बना रहेगा। हालांकि ये अधिकार हमेशा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन रहता है। और अब हम आते हैं इस भाग के सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 11। ये वो चाबी है जो नागरिकता के भविष्य के सारे दरवाजे खोलने का अधिकार हमारी संसद को सौंपती है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान ने नागरिकता पर सिर्फ शुरुआती नियम तय किए। भविष्य में किसे नागरिकता मिलेगी, कैसे मिलेगी या किन हालात में छीनी जा सकती है, इन सब पर कानून बनाने का पूरा और अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, संसद की शक्तियां बहुत ही व्यापक हैं। नागरिकता का अधिग्रहण यानी नागरिक कैसे बने, नागरिकता की समाप्ति यानी नागरिकता कैसे खत्म हो, और इससे जुड़ा कोई भी दूसरा मामला, हर विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के ही पास है। और संसद ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किया भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नागरिकता अधिनियम 1955। यही वो कानून है जो आज भारत में नागरिकता के नियम तय करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, समय समय पर इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं, जो ये दिखाता है कि नागरिकता का मुद्दा देश की बदलती ज़रूरतों के साथ हमेशा विकसित होता रहा है। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता, 6 पाकिस्तान से आने वाले लोग, 7 पाकिस्तान जाने वाले लोग, 8 विदेश में बसे भारतीय, 9 कोई दोहरी नागरिकता नहीं, 10 नागरिकता का जारी रहना, और सबसे जरूरी अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति। तो अंत में एक सवाल, संविधान का ये भाग 1950 के भारत की जरूरतों को देखकर लिखा गया था। आज 70 साल से भी ज्यादा समय बाद इस बदलती दुनिया में नागरिकता का मतलब क्या है? ये पुराने अनुच्छेद आज के समय में क्या नए सवाल खड़े करते हैं? इस पर विचार जरूर